चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सेक्शन 16 पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? परेशान हो जाओगे बेटा नहीं पढ़ोगे तो। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नहीं पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। और जीएसटी के बिना अकाउंटेंट की ज़िंदगी कुछ नहीं है। जीएसटी के बिना वाला अकाउंटेंट ऐसे है जैसे बिना पानी के मछली, ठीक है ना। जीएसटी किसी ने नहीं पढ़ा? सेक्शन 16, हाँ जी, सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट 2000 कितना 17, CGST एक्ट 2017 का सेक्शन 16 बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम पूरे सेशन में अब ITC रेफर करते हैं, है ना। अब इसका मतलब पूरे सेशन में जहाँ जहाँ ITC का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है द टैक्स पेड बाय रेसिपिएंट, जिसने गुड्स और सर्विस खरीदी हैं, उसने जो खरीदते टाइम टैक्स पे करा है उसको क्रेडिट, उसका जो टैक्स है जो उसका क्रेडिट लेना है उसे ITC बोलते हैं। ITC का मतलब टैक्स पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो सब बायर है, बायर ने जो टैक्स पे करा है अपने सप्लायर को, वो टैक्स क्या कहलाता है? ITC कहलाता है। कब ये ITC कहलाएगा? अगर ये अवेलेबल है फॉर रिडक्शन फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अगर ये टैक्स मेरे को अवेलेबल है मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए, तो ITC है। अदरवाइज मेरी कॉस्ट है। मतलब क्या है कि मान लीजिए मिस्टर ए ने 50 लाख रुपए की गुड्स खरीदी, इस पे 12% का टैक्स लगेगा, 6 लाख रुपए का टैक्स हो गया। ये जो GST है 12% GST, ये ITC बन जाएगा अगर जब ये 50, मान लीजिए इसने 50 लाख की चीज़ बेची 70 लाख में और अपने कस्टमर से GST चार्ज कर लिया एट द रेट 12%, 8,40,000 रुपये। तो टोटल इसने अपने कस्टमर से लिए 78,40,000 रुपये। अपने बायर को दे के आया था 56 लाख रुपीज़, अपने सप्लायर को जहाँ से इसने परचेज करी थी। सप्लायर को 56 लाख दे के आया, कस्टमर से 78 लाख लिए। क्यों लिए? 50 लाख का 20 लाख तो उसका प्रॉफिट है। 50 लाख का सामान उसने 70 लाख में बेचा, 20 लाख तो उसका प्रॉफिट है। प्लस GST तो लेगा ही, हर सप्लाई पे GST लगता है। अगर ये मिस्टर ए इज़ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो जब सामान बेचेगा तो GST चार्ज करेगा। ये इसकी परचेज है, ये मिस्टर ए की सेल है। अब मिस्टर ए के पास सिचुएशन क्या है कि मिस्टर ए ने अपने कस्टमर से GST के नाम पे कितने पैसे लिए हैं? हाँ जी, 8,40,000 रुपये लिए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कितने पैसे लिए उसने GST के नाम पे? 8,40। अब गवर्नमेंट इसकी मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को GST पहुंचाए भी। जो सरकार से जो उसने कस्टमर से 8,40,000 लिए हैं वो गवर्नमेंट को पहुंचाएगी भी, GST डिपार्टमेंट को पहुंचाएगा। लेकिन मिस्टर ए को अगर ये 6 लाख घटाने को मिल गए, अगर मिस्टर ए ये कहे कि GST ऑन आउटपुट सर्विसेज या गुड्स 8,40,000 माइनस GST ऑन इनपुट, परचेज करते टाइम जो GST लगता है उसे इनपुट करते हैं, कहते हैं अगर ये घटाने के लिए अवेलेबल है तो नेट GST पेबल बाय मिस्टर ए इज 2,40,000 रुपये। ये नेट GST पेबल है, नेट GST बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, GST को कितना, GST डिपार्टमेंट को कितने पैसे करने हैं? नेट 2,40,000 रुपये पे करने। ये जो 6 लाख घटाने को मिले हैं ना, बस यही ITC है और यही GST की आत्मा है। GST की सारी जान इस ITC के अंदर है ना। अगर ये घटाने को मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सोचो, अगर ये घटाने को मिल गया तो सब कुछ घटाने को मिल गया। बस ये 6 लाख क्या चीज़ है आपका? ITC। ITC मीन्स टैक्स इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये और बोथ। आपने परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे करा है उसे क्या बोलते हैं? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या ये हर केस में घट जाता है?
वो देखना पड़ेगा बस हमें। वो सब बातें कहाँ लिखी हैं? सेक्शन 16 में लिखी हैं, सेक्शन 17 में लिखी हैं, दोनों जगह लिखी हैं। सेक्शन 16 में लिखा है आपको कब कब घटाने को मिलेगा, सेक्शन 17 में लिखा है कि आप सेक्शन 16 की कंडीशन तो पूरी कर रहे हो, लेकिन सेक्शन 17 ने स्पेसिफिकली ब्लॉक लगा दिया उस पर, वहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट है। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट द ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट द अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी। आप आईटीसी को कब क्लेम कर सकते हो, ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 16 में। तो सेक्शन 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), सेक्शन 17 में जाएंगे, वहाँ पे कहता है ब्लॉक क्रेडिट है और अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट है। वो ब्लॉक की बात भी करता है, अपोर्शनमेंट की, मतलब कहीं कहीं पे सेक्शन 17 कहता है कि पूरा का पूरा आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं कहीं पे कहता है आपको किस इस प्रोपोर्शनेट में मिलेगा, इतना मिलेगा, वहाँ प्रोपोर्शन की बात करता है ना। तो सेक्शन 17 कहीं ना कहीं जीएसटी के इनपुट के फ्लो को रोकता है और सेक्शन 17 उसको अलाउ करने के प्रोविजन सुझाता है। आप किन किन सिचुएशन में अवेलेबल जीएसटी के इनपुट को ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि जीएसटी को ड्राफ्ट करते टाइम सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी रखेंगे, लेकिन फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी मिथ है, ऐसा होता नहीं है हर एक केस में। अगर फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी होता तो सेक्शन 17 नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 नहीं होना चाहिए था। ब्लॉक क्रेडिट अपोर्शनमेंट तो होगा। अपोर्शनमेंट में क्या लिखा है? मान लीजिए मैंने कोई गुड्स ली जिसका पार्शियल चीज़ मैं अपने घर ले गया, पर्सनल यूज में ले गया, पार्सनल में बिजनेस में ले गया, तो मेरे को इनपुट कितना मिलना चाहिए? मान लीजिए मैंने कोई गुड्स खरीदी, ये 50 लाख की गुड्स मान लो, इसमें से मैं 25 लाख रुपए की गुड्स तो पर्सनल यूज में खर्च कर रहा हूँ और 25 लाख की चीज़ मैंने बेच दी, तो मुझे जीएसटी भी कितना मिलना चाहिए? 25 लाख का मिलना चाहिए जो मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ। तो अपोर्शनमेंट तो ठीक है, लेकिन जो 17(5) कहता है वो तो ब्लॉक की बात कर देता है, कहता है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बेशक आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, सेक्शन 16 की बात पूरी मान रहे हो, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। तो ब्लॉक क्रेडिट जैसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए था सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 वाला। अगर फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी की बात ठीक थी तो फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी टू द सर्टेन एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन एक लेवल पे जाके ये फेल हो जाता है। इसके चक्कर में कोर्ट में कई सारे केस डिपार्टमेंट हार गया है, कई सारे केस अंडर लिटिगेशन है, कई सारे केस कुछ केस कोर्ट डिसीजन डिपार्टमेंट जीता भी है। दोनों की मेरिट के ऊपर बात होती है, किसके इफेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो आईटीसी का सबसे बड़ा, जीएसटी की सबसे बड़ा खेल आईटीसी है। जितनी लड़ाई है ना एसएससी और डिपार्टमेंट के में, सारी आईटीसी के लेकर है। आईटीसी ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर मान लो इसे 6 लाख रुपए का इनपुट नहीं मिलता तो इस सरकार को कितने पैसे देता टैक्स के रूप में? 8,40,000। 6 लाख अपने सामान खरीदने पे दे के आ गया, 8,40,000 और दे दिया, तो यानी कि एक ही जो सामान था उस पर कितना टैक्स चला गया सरकार को? 14 लाख रुपए का टैक्स चला जाएगा। 8 लाख रुपए का जो ए ने कलेक्ट करा अपने कस्टमर से वो भी दे दिया, और जो ए 6 लाख रुपए का अपने बायर को सप्लायर को दे के आया था वो भी दे देगा। तो एक ही सामान पे, सेम गुड्स पे, सेम आर्टिकल पे 14 लाख रुपए का टैक्स चला जाएगा। फर्क क्या हो रहा है कि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह बिक रहा है, तो उसमें बहुत लोग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जीएसटी को लाया ही इसलिए गया था कि आप हर स्टेज पे केवल जब वैल्यू ऐड होगा, जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट जो है वैल्यू एडिशन से आया है ना, सर्विस में वैल्यू एडिशन वाला पर्पज नहीं था। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन से आ गया है कि जब जब आप वैल्यू ऐड करोगे तब तब आपको टैक्स देना है। देखो यहाँ से 50 लाख से 70 लाख में कितनी वैल्यू एडिशन हुई है? 20 लाख। 50 लाख से लेके 70 लाख में कितनी वैल्यू एडिशन हुई है ऑनलाइन वाले बच्चों? 20 लाख। और उसे टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है फाइनल? अच्छा 240 अभी तो निकलवाया है आपने। कैसे सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो बच्चा? अभी तो 240 निकलवाया आपने। 240 कैसे आया पता है? 20 लाख का 12% निकालो, 20 लाख का 12% 240 ही तो होता है, 12 दूनी 24। तो सरकार क्या करी है, जब जब आप प्रॉफिट कमाओगे तब तब हमें टैक्स दे देना, बाकी हम क्या कर रहे हैं आपको आईटीसी अवेल करा दे रहे हैं, इनपुट अवेलेबल दे रहे हैं। तो ये आईटीसी कब बनेगा? जब मेरे को अवेलेबल होगा फॉर रिडक्शन फ्रॉम माय आउटपुट लायबिलिटी। अगर मेरी आउटपुट लायबिलिटी से रिड्यूस करने को मिलेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, नहीं तो टैक्स मेरी कॉस्ट है। अगर वो अवेलेबल नहीं होता मैं अपनी गुड्स की कॉस्ट 56 लाख रुपए मांगता। फिर अभी मैंने कितनी मानी? 50 लाख मानी, 6 लाख रुपए का टैक्स था। सरकार को मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये 6 लाख रुपए टैक्स तो मेरे सप्लायर से मांगना, 2,40,000 का टैक्स कस्टमर से लेके मैंने दे दिया, तो आपके पास इस गुड्स पे यहाँ तक, इस स्टेट तक 840 आना चाहिए था, वो आ गया। 240 मैंने भेज दिया, 6 लाख वो भेज देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए मैंने इसको पूरे पैसे दे दिए, पूरे 56 लाख रुपए इसको दे दिए।
अगर मैंने इसे 56 लाख रुपए दे दिए तो 6 लाख रुपए टैक्स के भी दे दिए, और मान लीजिए ये इसके बाद डिफ़ॉल्टर हो जाए, भाग जाए, ये अपनी जीएसटी की रिटर्न ना भरे, टैक्स पे ना करे, तो ये सरकार ये जो 6 लाख रुपए घटाने को दिए ना, डिपार्टमेंट दोबारा मेरे से रिकवर कर लेगा। ये लड़ाई झगड़ा है असली में। ये 6 लाख रुपए सरकार डिपार्टमेंट मेरे से ले लेगी, डिपार्टमेंट मेरे से ले लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सप्लायर भाग गया। अच्छा, सप्लायर भाग गया तो मेरी गलती बताओ क्या है? जीएसटी नंबर क्या इस सप्लायर को मैंने दिया था? किसने दिया? डिपार्टमेंट ने दिया ना। मेरे को किसने दिया जीएसटी नंबर? डिपार्टमेंट ने दिया। तो ये डिपार्टमेंट की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस सप्लायर को डिपार्टमेंट जाके ढूंढे, इसके कि पुलिस केस करे, एफआईआर करे, सीबीआई लगाए, ईडी लगाए, सारा सरकारी मैकेनिज्म अपनाओ ना। क्यों नहीं उठा रहे हो? लेकिन क्या है, यहाँ पहुँच जाते हैं मेरे पास क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ। अगर कल को मैं भी भाग गया तो कहाँ जाओगे? है ना, इस चेन में से ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, फिर किसके पास जाओगे? तो पहले तो इसके पास जाने। एसएससी की लड़ाई ये है, एसएससी कहता है कि पहले आप इसके पास जाओ, जिसने मेरे को सामान बेचा था वो भाग के गया, फ्रॉड उसने करा। मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, मैं तो अपना टैक्स प्रॉपर दे रहा हूँ, और मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मैंने से पूरे 56 लाख रुपए दे दिए इंक्लूडिंग द टैक्स अमाउंट। तो अब आप मेरे से पैसा मांगने क्यों आ जाते हो? लेकिन डिपार्टमेंट कई बार कोर्ट में केस हार चुका है, एक्साइज में हार चुका है, जीएसटी में हार चुका है, वैट में हार चुका है, सर्विस टैक्स में हार चुका है, लेकिन फिर भी अभी डिपार्टमेंट का वही रवैया है कि सॉफ्ट टारगेट को पकड़ो, क्योंकि ये तो मेरे को मिल रहा है ना, ये तो मिल ही नहीं रहा, इसके पीछे कौन दिमाग खराब करेगा? जो पकड़ा है उसको पहले उसको नोटिस भेजो, उसको बोलो रिवर्स करेगा। ये लड़ाई झगड़ा है असल में। जीएसटी में सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि जो आदमी रह गया है वो टैक्स की जिम्मेदारी पूरी करेगा, है ना। सरकार पहले उसको पकड़ देती है जो अवेलेबल है, जबकि गलत तरीका है। दोनों को जीएसटी नंबर तुमने दिया है, तुम जानो उसको जीएसटी नंबर दिया, वो भाग गया, तुम ढूंढ के लाओ। मैंने कोई नंबर दिया था या मेरी गारंटी पे जीएसटी नंबर दिया उसको? ऐसा तो नहीं है ना मेरी गारंटी पे जीएसटी नंबर दिया। जैसे शुरू पहले क्या होता था, अगर आप कहीं बैंक अकाउंट खुलवाओ सिर्फ किसी सरकारी बैंक में, वो कहते थे एक बैंक अकाउंट वाले की गारंटी लेके आओ, जबकि सेविंग बैंक अकाउंट से आदमी कुछ निकाल ही नहीं सकता, अपने पैसे के अलावा कुछ नहीं निकाल सकता, अपने भी पूरे पैसे नहीं निकालता, वहाँ तो कुछ 10,000 2,000 3,000 बैलेंस के लिए छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन बैंकों का तरीका अपना अलग ही जिंदगी जी रहे थे। वो कहते थे पहले एक जिसका ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट है उसकी गारंटी लाओ तब हमारा अकाउंट खोलेंगे, या करंट अकाउंट है उसकी गारंटी लाओ तब तुम्हारा अकाउंट खोलेंगे। मतलब वो चेन फंसा के रखते थे कि कल को ये भाग जाएगा तो जो गारंटी दे रहा है उसको पकड़ दूंगा। वो भागेगा तो जब वो कुछ तुम उसे निकालने दोगे, उसको उसके अकाउंट के पैसे नहीं निकालने देते हो, फालतू तो निकाल के बाद में क्या जाएगा। तो लेकिन आज के डेट में गारंटी वाला सिस्टम नहीं है। आज अपने बेस पे आप अकाउंट खुलवा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट ले जाके, कोई बैंक आप गारंटी नहीं मांगता, सरकारी बैंक भी गारंटी नहीं मांगते हैं। वो टाइम लगा बहुत कुछ चेंज होने में, टेक्नोलॉजी को और लोगों का माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगा। लेकिन आप बैंक अकाउंट में किसी की गारंटी नहीं चाहिए तो डायरेक्ट आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। अब तो बैंक घर आ जाता है अकाउंट खोलने के लिए, है ना। पहले बैंकों के पास लाइनों में लगे रहते थे, तब नहीं अकाउंट खोलता था। SBI लंच हो रहा था उन पर, तो उनका तो हर जगह लंच रहता है SBI का ना। वो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कह रहे थे लंच हो रहा है हमारा, अभी बाद में देंगे सुप्रीम कोर्ट को डिटेल, लेकिन देनी पड़ गई उन्हें। तो आईटीसी का खेल क्या है? आईटीसी का खेल यही है कि अगर आपने परचेज के टाइम पे टैक्स पे करा है एंड दैट टैक्स इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इस 8 लाख वाले को आउटपुट टैक्स बोलते हैं, परचेज वाले को इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये आउटपुट में से घटाने को मिल जाएगा तो आईटीसी मिल जाएगा। कब घटाने को मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कहाँ लिखा है? सेक्शन 16 के क्लॉजेज में, सेक्शन 16 सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 वहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट से पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का द जीएसटी रेजिम प्रोग्राम में सीमलेस क्रेडिट है। मैं आपको बता चुका हूँ जीएसटी रेजिम ने, जीएसटी बनाने वालों ने क्या बोला था, हम आईटीसी का फ्री फ्लो रखेंगे, सीमलेस, बिल्कुल एक जगह से इनपुट जनरेट होगा दूसरी जगह को मिलेगा ही मिलेगा, वो उन्होंने प्रॉमिस किया था। On the purchase of goods or services, ITC is considered to be the backbone of the GST regime. GST regime का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा क्या है? ITC मिलेगा आपको हर लेवल पे। जब इनपुट मिलेगा तो आपकी परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा कि 56 लाख रुपए का सामान था, लेकिन कॉस्ट कितनी मानी है मैंने? 50 लाख रुपए। अगर 56 लाख हो जाता तो मेरे कॉस्ट 56 लाख हो जाती। अगर आईटीसी नहीं मिलता तो मेरी कॉस्ट 56 लाख हो जाती, तो सामान आगे मेरे को महंगा ही बेचना पड़ेगा ना। लेकिन अब मैं 50 लाख को ध्यान में रख के सामान बेच रहा हूँ, तो सीमलेस क्रेडिट होता तो हर जगह पे टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, और मेरे को मार्केट में, इकोनॉमी में चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू होती है ना। एक गवर्नमेंट का पर्पज़ यही था, गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये बोला था कि हम क्योंकि हर स्टेप पे इनपुट क्रेडिट देंगे तो इससे क्या होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, चीज़ें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कम आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन क्या हुआ, उल्टा बढ़ गया। कोई चीज़ सस्ती हुई, उल्टा महंगाई कहीं और चली गई, कहाँ जानी थी कहीं और चली गई। उसमें सारा रोल जीएसटी का नहीं है, और भी इकोनॉमिक फेलियर हैं, और भी इकोनॉमिक रीजन है, ग्लोबल रीजन भी हैं, वो सारे रीजन हैं। लेकिन जो पर्पज जीएसटी का बताया था वो नहीं रहा, है ना। जीएसटी के हिसाब से क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमने हर स्टेप पे लगने वाले जीएसटी को इरेडिकेट कर दिया।
बहुत सारे टैक्सेज ख़त्म कर दिए। एंटी टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय होता था, लग्जरी टैक्स होता था, सारे टैक्स हटा दिए, अब एक ही टैक्स रखा है जीएसटी। तो आपके पास अल्टीमेट जो सारे बर्डन था टैक्सों का वो हटा के किसी एक टैक्स के बर्डन को रख दिया, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गई। तो इंडस्ट्री क्या करेगी, उसे रिलीज करेगी, उसको कॉस्ट को वापस रिलीज करेगी, कस्टमर को फायदा होगा। लेकिन इंडस्ट्री ने ऐसा कुछ करा ही नहीं, जैसे चल रही थी चीज़ें वैसे ही चली और उससे ऊपर ही गई, उससे नीचे नहीं आई। प्लस साथ साथ जीएसटी ने एक एंटी प्रॉफिटरिंग कमेटी बनाई थी। एंटी प्रॉफिटरिंग कमेटी ने आज तक के इतिहास में केवल एक कंपनी को पकड़ा है बस, कि उसने जो जीएसटी के टैक्स की वजह से बेनिफिट मिलते थे वो नीचे फ्लो नहीं करे। केवल एक कंपनी पकड़ी अभी तक, 2017 से जीएसटी आया हुआ है, उसने एक कंपनी पकड़ी जो वो कॉस्मेटिक बनाती है, लोटस के कॉस्मेटिक आइटम आती है ना, बस उसको पकड़ा खाली। उसको क्यों पकड़ा वो भगवान जानता है। मतलब उनका क्या मानना है कि हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्रियां जीएसटी की वजह से जो कॉस्ट कम हुई, सबने उन्होंने अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट रेट कम कर दिए? नहीं, किसी ने भी नहीं करे, वैसे ही चल रहे जैसे चल रहे हैं, उल्टा ऊपर को गए नीचे को नहीं गए, यानी कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। टैक्स के बर्डन की वजह से जो कॉस्ट में रिडक्शन आया है उसको वो चुपचाप कंज्यूम करके खाए जा रहे हैं, है ना, वो पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने माना था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लीनियंट पड़ गई, जो इंडस्ट्री कर रही है करने दो। एंटी प्रॉफिटिंग कमेटी ने केवल एक आदमी पकड़ा अगर 7 साल के इतिहास में, तो सोच लो उसकी इंटेंशन कितनी अच्छी होगी काम करने की, है ना। तो आईटीसी मिलेगा तो टैक्स सस्ते, कॉस्ट गुड्स सस्ती होगी, गुड्स सस्ती होंगी तो और बहुत सारी चीज़ों का फर्क भी पड़ेगा आपको, है ना, ओवरऑल इकोनॉमी में बेनिफिट हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आईटीसी के रिलेटेड ना कुछ चीज़ें और कुछ टर्म और पढ़ लेते हैं। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब आप इन जनरल पैरेलेंस क्या समझते हो? कैपिटल गुड्स अकाउंटिंग का वर्ड है ना। इन जनरल पैरेलेंस कैपिटल गुड्स का मतलब क्या समझते हो आप? कौन सी चीज़ें होती है कैपिटल गुड्स? जो बिजनेस में यूज होती हैं, है ना, कंज्यूम नहीं होती, लेकिन है ना, कंज्यूम नहीं होती, फॉर फर्दरनेस ऑफ बिजनेस आती है, बिजनेस में यूज करने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जो बैलेंस शीट की फिक्स एसेट साइड होती है, उसी को तो आप कैपिटल गुड्स कहते हो। तो कैपिटल गुड्स का मतलब है द मेन वैल्यू ऑफ द गुड्स विच एसएससी इज इंटेंडेड टू यूज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसके लिए एसएससी इंटेंडेड है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करने के लिए, कंज्यूम नहीं करेगा, उसे बिजनेस में यूज करेगा, मशीनरी से प्रोडक्शन करेगा, है ना, एसी है, क्लासें चल रही हैं, एलईडी मॉनिटर है, इससे क्लास चल रही है, तो ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स। तो मेरे को इनका इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ लिखा है? सेक्शन 16, सेक्शन 17, वहाँ जा जाके चेक करना पड़ेगा। पहले मुझे पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब है द एसेट विच इज इंटेंडेड बाय द एसएससी टू बी यूज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में यूज होनी चाहिए। मैंने कंपनी के नाम पे एसी खरीदा और एसी लगा दिया डायरेक्टर के घर पे, क्या वो बिजनेस में यूज हो रहा है? उसका इनपुट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए ऐसा इनपुट। तो कैपिटल गुड्स तो है, कंपनी के नाम पे आपने खरीद भी लिया, क्या इज इट बीइंग यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नहीं। मैंने एक 55 इंची का टीवी खरीदा और टीवी लगाया घर में जाके डायरेक्टर के, क्या वो कोई जीएसटी का इनपुट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। कैपिटल गुड्स है, असल में देखा जाए तो बिजनेस की कैपिटल गुड भी नहीं हो, बिजनेस में यूज ही नहीं हो रही है ना, लेकिन लोग ऐसा काम, गलत काम कर रहे हैं। एक समस्या ये भी है, देखो सरकार के साथ भी सारी समस्या नहीं है, हमारे साथ भी समस्या है, हम भी ऐसा काम कर रहे हैं, कंपनियां भी ऐसे काम कर रही हैं कि घर के सामान लेते हैं और बिल कंपनी में, उसके दो फायदे, एक तो एक्सपेंस क्लेम करने को मिलता है, अगर एक्सपेंस क्लेम नहीं मिलेगा तो उस पर एसेट होगी तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिल जाएगा, प्लस जीएसटी का इनपुट भी ले रहे हैं। फिर जब पकड़े जा रहे हैं तो फिर चिल्ला रहे हैं, है ना, गलत काम तो खुद कर रहे हो, पकड़े जा रहे हो चिल्ला क्यों रहे हो? टीवी, एसी घर के लिए लेना है, कंपनी में बिल बनवाओ। घर में एसी सबको लगता है, कंपनी डिपार्टमेंट एसी का बिल दे देता है, जीएसटी। अच्छा, डिपार्टमेंट भी तेज आदमी है, अगर आपने मान लीजिए विंडो एसी लगाया, स्प्लिट एसी लगवाया अपने ऑफिस में, आपको जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा। अगर लेकिन पूरी बिल्डिंग में सेंट्रलाइज ऑफिस एसी सिस्टम लगाया है तो उसका इनपुट नहीं देंगे। है कोई इलाज इसका? आपके ऑफिस में आपने सेंट्रलाइज एसी सिस्टम लगा दिया जिसमें सबकी जगह अलग अलग डक्ट लगी हुई हैं, अब है ना, सेंट्रलाइज एसी होते हैं ना, जैसे बैंक वगैरह में जाओ, क्या एक एक एसी को ही लगा था? जो आज की डेट में नए मॉडर्न ऑफिस में सब जगह सेंट्रलाइज एसी होता है, सेंट्रलाइज एसी पर में होता है, वहीं से सब जगह से एक एक जगह भी डक्ट खुली होती है। तो सेंट्रलाइज एसी प्लांट का जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑन एसी का इनपुट मिल जाएगा। ये क्या लॉजिक होता है? अगर मान लो उस बिल्डिंग में 3 ऑफिस हैं, आपके फ्लोर में 3 ऑफिस है, सबके लिए कॉमन सेंट्रलाइज है, तब मत दो, है ना, तब तो आप किसका, मान लो पूरे ऑफिस मेरा है और मैंने पूरे ऑफिस में सेंट्रलाइज ऑफिस एसी लगा दिया, तो मेरे को इनपुट क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं क्यों स्टैंड अलोन एसी लगाऊं सबकी जगह? तो वो मानने को तैयार नहीं है। तो सेंट्रलाइज एसी का इनपुट नहीं मिलता है, यूनिट का नहीं मिलता है, लेकिन स्टैंड अलोन एसी यूनिट का इनपुट मिल जाएगा। बस हो क्या रहा है, एसी जा रहा है घर पे,
बिल बन रहा है कंपनी पे, जीएसटी का इनपुट भी ले रहे हैं और कंपनी में डेप्रिसिएशन भी ले रहे हैं, वो गलत प्रैक्टिस है, वो नहीं होना चाहिए। कैपिटल गुड्स का मतलब है ऐसी कैपिटल एसेट जो बिजनेस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होने वाली है ना, इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट का मतलब है एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। इनपुट का मतलब एनी गुड्स, ये टेक्निकल शब्द है, हालांकि ये इनपुट गुड्स है ना, वो कैपिटल गुड्स नहीं है, इनपुट गुड्स है, रॉ मटेरियल जिसे आप कहते हो। एनी गुड्स अदर देन द कैपिटल गुड यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बाय ए सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपको आगे जाके जब आप जीएसटी की रिटर्न भरते हो ना, एनुअल रिटर्न, वहाँ पे ही आते हैं कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, इनपुट इनवर्ट सप्लाई, वहाँ पे यूज होंगी। तो ये आपको टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए किस रेलेवेंस में ये बात हो रही है। कैपिटल गुड्स का मतलब है वो गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी जो मेरे बिजनेस में प्रोडक्शन के काम आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के काम आएगी, सर्विस के काम आएगी। इनपुट का मतलब है वो गुड्स जो मेरे बिजनेस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के काम आएगी, कंज्यूम हो जाएगी उस प्रोसेस में, है ना। इनपुट गुड्स का मतलब है जो कैपिटल गुड्स नहीं है, आइदर इट इज बीइंग यूज्ड फॉर रीसेलिंग, ट्रेडिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस में, रॉ मटेरियल जैसे होता है, कोई सर्विस हो गई। इनपुट सर्विस क्या है, इस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए, इस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए, या मेरा काम ही सर्विस का है ना। मान लीजिए एनआईएफएम का काम है एजुकेशन का, एनआईएफएम ने कुछ फैकल्टी मान लीजिए उस पर एडहॉक बेस पे ले रखी है, क्लासेस बेस पे, कि जितनी क्लास लोग हैं उतनी फीस दे देंगे और उस पर वो जीएसटी चार्ज करेंगे, तो वो क्या है, इनपुट सर्विस, है ना। जो एनआईएफएम के पेरोल पे हैं वो तो सैलरी जा रही है, वहाँ पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन जो एनआईएफएम ने अगर मान लीजिए कोई एडहॉक बेस पे टीचर रखे हैं, जो फैकल्टी हायर करी हैं, उनको बोला जितनी क्लास लोगे उतने का बिल बना देना, जीएसटी लगा के देना, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। जब वो अपनी जीएसटी लगा के बिल देंगे तो वो जीएसटी जो कौन सा है, इनपुट सर्विस का है ना। प्लस ऑफिस में कुछ प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस होती है, उस पर जो जीएसटी लगता है वो क्या है, इनपुट सर्विस। तो कैपिटल गुड्स, इनपुट गुड्स, ये इनपुट गुड्स है बेसिकली। इनपुट मीन का मतलब, इसका एक्चुअल मीन यहाँ पे इनपुट गुड्स है, जो गुड्स पे मिलने वाला सर्विस है, टैक्स मिलेगा आपको, जीएसटी वगैरह। इनपुट सर्विस मतलब सर्विस के अगेंस्ट आप जीएसटी पे करके आओगे, वो इनपुट सर्विस वाला टैक्स है। इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन सेल मीन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और अदर मीन विद और विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपने कोई एक्वायर, कोई गुड्स करी है, कोई भी सप्लाई ली है ना, कोई भी गुड्स या सर्विस लिए जो आपने परचेज करी है, एक्वायर करी है, पैसे दिए या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए मतलब आपने एक्सचेंज में ले ली, तो सब क्या चीज़ है, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब टोटल परचेज है, जो भी तरह की, चाहे वो परचेज गुड्स की हो, सर्विस की हो, किसी भी चीज़ की हो। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगता है ना, जिसके ऊपर जीएसटी चार्जेबल है, वो सब क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है वो सप्लाई जिस पे जीएसटी लगता तो है, लेकिन क्योंकि आप किसी स्पेशल जगह में उसे टैक्स सप्लाई कर रहे हो, आप टैक्स नहीं लग रहा। मान लीजिए जैसे एजुकेशन है ना, एजुकेशन पे जीएसटी कितना लगता है, हाँ जी, एजुकेशन पे जीएसटी कितना है। एक बार एनआईएफएम में फीस दोबारा जमा कराओ, बिल काट के देंगे हम आपको, उसमें जीएसटी चेक करना दोबारा, इतना तो कर सकते हो। आज ही फीस जमा करा दो सब 1000 रुपये, बस 1000 रुपये, आपको एक लेसन भी मिल जाएगा। नहीं अब मत देखो सिमरन, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब मत देखो, है ना। सब बच्चे 1000 रुपये दोबारा जमा कराओ, सबको एनआईएफएम फीस की रसीद काट देगा जीएसटी लगा के, और फिर आप ज़िंदगी में एजुकेशन का फीस जीएसटी नहीं भूलोगे। कितना परसेंट है, अपनी फीस की रसीद पे देख लो, वहाँ पे जीएसटी लगा हुआ है, 18% जीएसटी है एजुकेशन पे, 18% है जीएसटी। हे भगवान, 18% जीएसटी है। लेकिन अगर मान लीजिए एनआईएफएम ने अपनी फैकल्टी के थ्रू कोचिंग दी किसी एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई कंपनी है उसको, मान लीजिए एसईजेड क्या है, इनकम टैक्स ने ना, भारत सरकार ने बहुत से स्टेट में कई बिल्कुल जो बैकवर्ड इलाके हैं उनको एसईजेड घोषित करा हुआ है। एसईजेड का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब दो चीज़ें हैं, एक तो वो हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर हैं, जो वहाँ को डेवलप करते हैं, दूसरे वो हैं जो उस यूनिट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके अपनी कंपनियां खोल के बिजनेस कर रहे हैं। दो लोग हैं, एसईजेड डेवलपर और एसईजेड में यूनिट काम करने वाली कंपनियां। जैसे यूपी में नोएडा से आगे जाओगे तो वहाँ पे एसईजेड बना हुआ है ना। कई स्टेटों में गवर्नमेंट ने एसईजेड बनाया। एसईजेड बनाने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री चली जाएगी, वो बिल्कुल दूर दराज का इलाका होता है, कोई जा नहीं रहा होता है। इंडस्ट्री जाने से क्या होता है, ग्रोथ होती है।
वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा तो उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, ज़रूरतें भी जागेंगी, पैसा आएगा तो जेब में परचेजिंग पावर आएगी तो सामान खरीदने भी ढूंढेगा, निकलेगा। तो पहले शुरू में सामान खरीदने आदमी दूर दूर जाता है, फिर लोगों को पता लगता है कि यहाँ SEZ बस गया, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, फैक्ट्री हैं, इनको चाय की ज़रूरत है, इनको कपड़ों की ज़रूरत है, इनको साबुन की ज़रूरत है। धीरे धीरे उसके आसपास का इलाका कमर्शलाइज हो जाता है। तो जो इलाका बिल्कुल बंजर पड़ा था, वहाँ सरकार ने SEZ बना के डेवलपमेंट करा दिया, और डेवलपमेंट कराने की वजह से वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिला, परचेजिंग पावर भी बढ़ गई, फैक्ट्री भी सेटल हो गई। अब लेकिन SEZ में कोई जाएगा क्यों? SEZ में क्यों जाता है कि सरकार 10 साल तक उससे इनकम टैक्स नहीं लेती। पहले साल 5 साल तक पूरे पे टैक्स नहीं लेती, बाद के 5 साल पे आधे इनकम पे टैक्स नहीं लेती, लेकिन वो SEZ से एक्सपोर्ट करेगा। ध्यान रखना, जो SEZ से एक्सपोर्ट करेगा सब मटेरियल को, गुड्स को और सर्विस को, उस वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगता। पहले 5 साल तक पूरा टैक्स नहीं लेती, बाद के 5 साल पे आधी इनकम पे 50% टैक्स की छूट मिलती है। इसीलिए इंडस्ट्री इतने जंगलों में जाती है ना, इसीलिए इंडस्ट्री इतनी जंगलों में जाती है। नहीं तो क्यों जाएगी? अगर मान लो मेरे को दिल्ली में रह के भी टैक्स देना पड़ रहा है और वहाँ जंगल में जाके भी टैक्स देना पड़ रहा है, मैं जंगल में क्यों जाऊँगा? मैं दिल्ली में जाना रहूँगा, यहाँ एम्प्लॉय भी आसानी से मिलते हैं, एक छोड़ के जाएगा 10 मिलते हैं, वहाँ जंगल में 10 छोड़ के जाएंगे तो मेरे को एक भी नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो वहाँ इंडस्ट्रियाँ इसीलिए जाती हैं कि सरकार टैक्स बेनिफिट देती है, उसे टैक्स हेवन बोला जाता है ना। टैक्स इंसेंटिव होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, GST नहीं लगता। अगर वो SEZ वाले यूनिट वाले लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उनको GST नहीं देना पड़ता, है ना। तो SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट में अगर आप वो सामान बेचोगे तो वो टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वो जीरो रेटेड है, एग्जम्प्टेड नहीं है। एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड में फ़र्क है। एग्जम्प्टेड में तो GST लगता ही नहीं है ना, वो GST के परव्यू में ही नहीं है। लेकिन SEZ में क्या है, GST लगता तो है लेकिन जीरो रेटेड की वजह से जाता है। मान लीजिए SEZ यूनिट में जो कंपनियां, उन्होंने लैपटॉप खरीदे, आप अगर दिल्ली में लैपटॉप खरीदोगे तो GST लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी, आप दिल्ली में लैपटॉप खरीदोगे GST लगता है? लगता है। लेकिन जो SEZ में कंपनियां हैं, जितने भी वो लैपटॉप खरीदेंगे उनको GST नहीं देना पड़ेगा। जिससे कंपनियां, SEZ वाली कंपनियां सब लैपटॉप खरीदेंगी HCL से, HP से, जिससे भी, लिनोवो से, डेल से, जब वो लैपटॉप खरीदेंगी तो बोलेंगे हम SEZ यूनिट हैं, तो वो डिपार्टमेंट, वो सप्लायर उनके ऊपर GST चार्ज नहीं करेगा। तो क्या लैपटॉप पे GST है या नहीं है? है। क्यों GST नहीं रहा? क्योंकि वो SEZ में सप्लाई हुई। तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है वो सप्लाई जिसपे अदरवाइज GST लगता है, बट क्योंकि या तो वो एक्सपोर्ट हो गई। अगर मान लीजिए लैपटॉप एक्सपोर्ट कर दिया तो एक्सपोर्ट पे GST नहीं है। कोई भी मटेरियल, आपने कपड़े, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करा, गारमेंट्स पे GST लगता है इंडिया में? हाँ लगता है। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो GST नहीं लगेगा। तो एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितनी, जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उतना फॉरेन करेंसी का भंडार इंडिया में भी तो लेके आओगे। हमारे देश के लिए फॉरेन करेंसी इकट्ठा करके लाओगे तो हम आपसे GST क्यों ले? तुम तो और भी देश के लिए अच्छा भला काम कर रहे हो। जितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में रिजर्व ज़्यादा होगा, उतने रुपये का वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट पे GST नहीं लगता है। और SEZ यूनिट में और SEZ डेवलपर को जो सप्लाई की जाती है वो भी एक्सपोर्ट ही मानी जाती है ना, वो भी इक्वलेंट टू एक्सपोर्ट है। ये नॉन GST टेरिटरी है, ये दोनों नॉन GST टेरिटरी होती हैं, यहाँ पे GST नहीं लगता। मान लीजिए आपने कार हायर करी किसी ट्रैवल एजेंट से, टैक्सी कंपनी से कार ली, तो कार पे 12% का GST लगता है कार की सर्विस पे। लेकिन अगर यही कार SEZ यूनिट वाली कंपनी ने ली तो GST नहीं लगेगा, जीरो रेटेड सप्लाई है फिर वो, है ना। एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं, जीरो रेटेड है। एग्जम्प्टेड का मतलब है अदरवाइज टैक्स है ही नहीं, GST पे टैक्स ही नहीं है। जीरो रेट का मतलब है अदरवाइज टैक्स है, बस यहाँ पे टैक्स नहीं आ रहा। तो ये होता है जीरो रेटेड सप्लाई। ये कुछ टेक्निकल टर्म थी उसकी, है ना, GST में यूज होंगी बार बार।